अब बारी है जिस विषय के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आकस्मिक कृषि योजना यानी कि मौसम में हो रहे परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के साथ जो हमारी कृषि की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत उन आवश्यकताओं पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस करते हुए ही यह राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसके पीछे का उद्देश्य और आने वाले वक्त में इससे क्या क्या हमें लाभ होने वाला है, इस पर विस्तृत चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलित करते हुए। दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यशाला एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत हमारे माननीय मंचासीन अतिथियों के द्वारा। इस कार्यशाला के माध्यम से आज तमाम बातें जो मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज आप सबके बीच संप्रेषित की जाएंगी, उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस विषय पे ये जो कार्यशाला आयोजित है, इससे आगे जाकर किसान भाइयों को साथ ही साथ अन्य लोगों को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। इस उम्मीद के साथ 52% और स्टेट एवरेज जो डिफिशियंसी है वो -55%। तो ये तो परिस्थिति, ये सिनेरियो है झारखंड का जून महीने का, जहाँ पे 250 सवा 200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, उसका आधा भी नहीं हुआ, आधा से भी कम बारिश हुई। अब देखें हम एक जून से लेके अभी परसों तक 17 जुलाई तक पूरे झारखंड की क्या स्थिति रही, वो भी स्थिति कमोबेश वही है। सभी राज्यों की, सभी जिलों की ये स्थिति है। चलिए आंकड़ों की नजर से हम देखें थोड़ा। इस जोन में साहेबगंज 23, जो 26 हो गया। बाकी सब जिले कमोबेश वही 60, 59। दुमका की स्थिति थोड़ी अच्छी है, -19% है। IMD के डिफिनेशन के हिसाब से ये बिल्कुल परसों तक 40% बारिश की कमी हुई। ये 40% तो तब है जबकि कुछ जिलों में अच्छी स्थिति है, इसलिए एवरेज को थोड़ा ठीक कर दिया है। वरना इंडिविजुअल जिला में ज्यादातर जिलों में 50% से ज्यादा डिफिशियंसी है। बहुत ही भयावह स्थिति रह गई है। NDVI मैप भी लगभग यही चीज शो करता है। पूरे झारखंड में देखिए ये येलो जोन है, जो कि मतलब कि एक तरह से सूखा जैसी स्थिति है। और SPI मैप भी एकदम बिल्कुल लाल है हमारे एरिया में। वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रिसिपिटेशन इंडेक्स है, मतलब कि बारिश का भी इंडेक्स यही बताता है लगभग। अब हम इस परिस्थिति में क्रॉप कवरेज क्या हुआ है अभी तक पूरे झारखंड में हम अभी सिर्फ ये 3-4 क्रॉप का जो ये है टारगेट जो रखा गया है 18 लाख हेक्टेयर राइस का, उसके अगेंस्ट में 1,98,540 हेक्टेयर में भी अभी आच्छादन हो सका है, जो कि 11% के आसपास है। मक्का 3,12,000 लक्ष्य है, उसके अगेंस्ट में 1,44,000, 1,45,000 के आसपास, जो कि 40% है। इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी लग रही है। पल्स जो दलहनी फसलें हैं 6,12,000 के लक्ष्य के विरुद्ध में सिर्फ 1,20,000 के आसपास 19% आच्छादन हुआ है। ऑयल सीड में सिर्फ 60,000 यहाँ पे लक्ष्य रखा जाता है, जबकि ऑयल साइड सीड को हम लोग काफी बढ़ावा देना चाहते हैं। सिर्फ 15,000 हेक्टेयर में आच्छादन हो सका, जो कि 26% है। और पोस्ट सीरियल 42,000 हेक्टेयर में लक्ष्य रखा जाता है, सिर्फ 3,000 8%, 9% आच्छादन हुआ। पूरे सारे फसलों की बात करेंगे तो पूरा लक्ष्य है 28,27,000 हेक्टेयर जमीन में खेती करने का लक्ष्य है अलग अलग फसलों के अंतर्गत, और जिसमें से 4,80,000 4,81,000 के आसपास आच्छादन हो पाया है बड़ी मुश्किल से, और वो 70% है। तो एज ऑन डेट हमारा आच्छादन खराब से खराब स्थिति में भी 40% तो हो ही जाना चाहिए था। बारिश कम हुई है, लेकिन ये समय ज्यादातर बुआई का है। ये था क्या वजह है, ये पता करने की जरूरत है। और आगे बोले उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि झारखंड के हाल के बदलते मौसम के परिवेश में मैं भी और हमारे डायरेक्टर रिसर्च भी लगभग हर मीटिंग में ये कह रहे हैं कि ऊपरी जमीन में, मध्यम जमीन में, खास करके जोन 3 में धान को बिल्कुल ही डिस्करेज करना है। इसलिए कि आप देखिए एग्जाम्पल भी है, इस विकट परिस्थिति में भी किसानों ने, जिन किसानों ने मक्का और दलहनी को अपनाया, वो अच्छा आच्छादन दे सका और फसल की स्थिति लगभग अच्छी है। तो क्यों ना आने वाले दिनों में हम टारगेट ही बदल दें
18 लाख हेक्टेयर के बदले 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख कर दें, उसके बदले में पल्स ऑयल में उसका अच्छा टारगेट बढ़ाएं और किसानों को उसी हिसाब से इंकरेज करें कि क्योंकि ये सस्टेनेबल क्रॉप्स है, ये विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा करता है। किसान खुद देख रहा है कि ये तमाम लाल लाल दिखाई पड़ रहा है इस विकट परिस्थिति में भी कि एक कंटिजेंट, एक वैकल्पिक ऑप्शन तो यही है कि धान को कम करो और मक्का, दलहनी और तिलहनी को आगे बढ़ाओ। हाँ, ये उसी का ये बड़ा रूप है। इसमें अलग अलग कहाँ कम क्या वर्षा का क्या डिफिशिएंसी रहा और क्या कवरेज है, इसको देखना है। और हम कहेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को या तो आप लोग हमसे ले लें या हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, इसको देख करके और उसी के परिस्थिति के हिसाब से आप अपने यहाँ कंटिजेंट प्लानिंग करें। जो कंटिजेंट प्लानिंग भारतवर्ष के सभी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान बनाने की पहल हुई। पहले भी बना था, 2010-12 में भी बना था, वो काफ़ी पुराना हो गया, उसको अपडेट करने की ज़रूरत थी। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को ICAR क्रीडा की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और पिछले 1.5 साल से उसमें लगे हुए थे हम लोग। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, खास करके कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और JDRS के वैज्ञानिक, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, बिरसा यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक, मैराथन बैठक करके डिस्कस करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करके हम लोगों ने हर एक जिला के लिए ये कंटिजेंस प्लान बनाने की डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एक रेफरेंस बुक सिर्फ वैज्ञानिक के लिए है, या वो लोग जो किसानों के कंसर्न में हैं, वो अपना रेडी रेफर के रूप में इस बुक को इस्तेमाल करके उसमें बहुत सारे ऑप्शंस में काफ़ी कम्प्रिहेंसिव ऑप्शन है हर एक सिचुएशन के लिए, उसमें से पिक करके अपने किसानों को देंगे। इसके लिए है ये। इसमें डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोफाइल भी दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज पैटर्न दिया है, एवरेज रेनफॉल एंड मंथली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी दिया है। ये पूरे डिवीजन का एवरेज रेनफॉल है और उसके अंदर हर एक जिला के कंटिजेंसी के पहले उस जिला का पूरे मंथली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है, इसमें क्या क्या कंडीशन रखा है। मॉनसून में अगर 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की और 6 हफ्ते की देरी होती है, तब उस सिचुएशन में किसान अपलैंड, लोलैंड, मीडियम लैंड के लिए क्या करेंगे। नॉर्मल मॉनसून ऑनसेट फॉलोड बाय ड्रॉट, कभी कभी नॉर्मल मॉनसून आ जाता है लेकिन उसके बाद कि हमने ऐसा फिगर क्यों रखा कि सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स बताया गया है जिसमें कि हम लोग हैं, लेकिन इस क्लाइमेटिक जोन से हमारी प्लानिंग जो है बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। ये कमिश्नर, क्योंकि देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि माइक्रो लेवल पर प्लानिंग बताया जाए, माइक्रो लेवल पर उसका कार्यान्वयन हो, तो बजट जो है इसके हिसाब से बनाएंगे तो गवर्नमेंट को प्लानिंग और किसान को अपने पाने में सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। वैसा सेटबैक नहीं मिलेगा जैसा कि माइक्रो वाटर शेड तक हम लोग गए थे, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारे गांव नहीं है, ये हमारे गांव है, इनको हम नहीं पैसा देंगे, क्योंकि पैसा तो वीडियो लेवल पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये डिवीजन लेवल पर कमिश्नर बने हैं, वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट एज ए होल इसमें आ गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात यह है कि साइंटिफिक हम क्या करें। तो आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अलग अलग पहले वाले जोन में बटे हैं, और डिवीजन में यदि आप डिवीजन करेंगे तो उनके में भी डिस्ट्रिक्ट हम लोग बांट देंगे, जैसा कि हमने इसमें बताया था कि किसी में 7 डिस्ट्रिक्ट है, किसी में 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है पहले वाले में, इसमें 7 है, लाइक दैट। तो ये प्लानिंग हमारी परिपूर्ण हो सकती है। दूसरा है कि अब हमारे मान लेते हैं अगर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से चलें तो हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। इन्होंने सही कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोगों ने प्लान बना लिया है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बने, हर किसान के लिए प्लान चला जाए, ये अति उत्तम माइक्रो लेवल पर हमारी प्लानिंग होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को मोटे तौर पर सतर्कता, आपका हिस्सा इतना ले रहे हैं, आपका हिस्सा इतना ले रहे हैं, टोटल में से आपको हम इतना पैसा दे देंगे, उनमें किसान की एक को भी इंटीग्रेट करना है। ये फार्मिंग को इंटीग्रेट तो करना है, यदि लैंड नहीं मिलती है 2 एकड़ 2.5 एकड़ के बिना IFS करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसको भी इंटीग्रेट करके
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ ले जाएं। और ये यदि रहेगा तो आज हमको ये सूखा के लिए कंटीजेंट प्लानिंग की हमें बात ही नहीं करनी होगी। हमारे पास पानी ऑलरेडी इकट्ठा रहता है और जब बारिश में आ जाता है तब उसके आउटलेट को हम खोलते हैं यदि इकट्ठा ज़्यादा रहता है तो, सो दैट कि मछली वगैरह ना हमारी जो कंपोनेंट है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम सोरगम ज्वार लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, मड़ुआ लगाएंगे। तो ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है। 19-20 का जो है कि एनुअल एक्शन प्लान बना कृषि विज्ञान केंद्र का, उसमें भी स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि धान 3 नंबर जोन में जो बहुत ही वल्नरेबल है नहीं करना है, और वहां पर हम अरहर, मक्का और ज्वार, जिससे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, श्योर शॉट यील्ड होगा, चाहे जितना भी इराइटिक रेनफॉल अमाउंट का ऑफ रेनफॉल हो। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे, प्रोफेसर वधू 2015 में मैं जोनल रिसर्च स्टेशन चियाकी में एसोसिएट डायरेक्टर था, और इस पूरे राज्य में भी सुखाड़ जैसी स्थिति थी। 2 महत्वपूर्ण फसल, सर धान के बाद यहाँ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है मक्का और तीसरा अरहर है। मक्का और अरहर, मक्का केवल एक पानी नहीं देने से सितंबर के महीने में पूरे राज्य का मक्का का उपज आधा हो गया, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री या लाइव इरिगेशन करते हैं। और हमारे रुसिया जी ने जो तकनीक बताया उससे हम एक इरिगेशन सप्लीमेंट्री या लाइफ सेविंग अगर देते तो मक्का का उपज दूना होगा। ठीक उसी तरह अरहर भी 2015 में सुखाड़ की स्थिति होने से पूरे राज्य में अरहर का उत्पादन आधा हो गया। अगर वहां भी 2 सप्लीमेंट्री इरिगेशन अगर हम देते लाइफ सेविंग तो शायद अरहर का उत्पादन बढ़ जाता। तो हमको मॉइस्चर कंजर्वेशन इन सीटू और एक्स सीटू दोनों को प्रमोशन करना है, और हमारे इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने इन सीटू और एक्स सीटू वाटर कंजर्वेशन की नई तकनीक विकसित की है। बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रीकल्चर इंजीनियर भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो इन सीटू और एक्स सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन है इसको बिल्कुल अपनाएं। 2 एस्पेक्ट का अगर डाइवर्सिफिकेशन हम कर लिए टाण में और जोन 3 में। और धान का एक और चीज बताना चाहेंगे, बहुत ही विद्वत परिषद यहाँ बैठा हुआ है कि धान की खेती झारखंड में अब रोपा के द्वारा संभव नहीं होगा। हमारे विश्वविद्यालय के चावल के वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर 2 चावल अनुसंधान केंद्र, एक केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक और दूसरा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस ने लगातार 10 साल अनुसंधान करके पाया कि ट्रांसप्लांटिंग की तरह की जगह अगर हम डायरेक्ट सीडेड करें जो अपलैंड में करते थे, अब उसको 2-3, 2-2 और 1-2-1 में अगर डायरेक्ट सीडेड करेंगे तो हमारा धान निश्चित होगा। और इसको हमारे किसानों के भाषा में धान की खेती गेहूं की तरह करें, धान की खेती गेहूं की तरह करें। केवल एक समस्या आएगा खरपतवार का नियंत्रण का। हमारे गुरुनामी के प्रोफेसर डॉक्टर आर उपासनी ने इसकी भी तकनीक निकाला कि सोइंग के 3 से 5 दिन के अंदर अगर प्री इमरजेंसी पेंडामेथिलीन का अगर हम छिड़काव कर देंगे खरपतवार नाशी का, तो हमको खरपतवार से काफी ग्रह के माध्यम से जो प्रेक्षण मिलते हैं उसमें भी काफी सुधार हुआ। और उपग्रह ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम चाहे किसी भी जगह का आंकड़े मिलते हैं, जैसे समुद्र हुआ, इवन आपके सुदूर पर्वत जहाँ पर संभव नहीं है कि आप वेधशाला लगा सकें, तो तीनों ऑब्जर्वेशन में सुधार, मॉडलिंग में तो एक सतत प्रक्रिया, लगातार प्रक्रिया है जो चलता रहेगा। और उसके चलते और कंप्यूटिंग पावर भी होना चाहिए। इतने आप ये समझ लें कि अगर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में तूफान बना है, अगर वो अगले 5 दिनों में मूव करता है आपके मध्य प्रदेश तक, तो मध्य प्रदेश में अगर फोरकास्ट 5 दिन पहले करनी है तो हमें आज पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है। तो अगर आपको अगले 10 दिन का फोरकास्ट चाहिए, 15 दिन का, तो पूरे विश्व के आंकड़े चाहिए। पूरे विश्व के आंकड़ों का संकलन करना, विश्लेषण करना, और वो भी 4 से 6 घंटे में करना, फिर फोरकास्ट देना। इसके लिए आपका कंप्यूटिंग मतलब कि संगणन की क्षमता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो 3 क्षेत्र हो गए, प्रेक्षण में सुधार, मॉडलिंग में सुधार और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में भी सुधार। इन तीनों के चलते जो इम्प्रूवमेंट है, और ये लगातार जारी रहेंगे, ये भी है। और मॉडलिंग में तो सुधार होता रहेगा। आज के दिन में काफी, अगर हम बात करें, this type of isolated rainfall like that continue up to 21st. From 22nd onwards, that monsoon will be active, and for first week it will be slightly below normal, and then for the second week it will be normal.
So we are expecting from 26th and onwards for the second week, it will be good rainfall and it will be about plus 5% of the normal. So now it is weak phase although, but from 22nd onwards, it will be a good and active phase of the monsoon. इन्होंने कहा था स्टेट लेवल वेदर आउटलुक फोरम। इनका मकसद ये था कि जब भी कोई सीजन, जैसे हमारा खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, और खरीफ में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बिकॉज खरीफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन, वेदर इट इज बिहार और झारखंड, ये रेन डिपेंडेंट। तो मौसम शुरू होने के पहले हम अगर इस तरह की बैठक करें, उसमें हमारे IMD के भी लोग रहें जो कुछ बता सकेंगे हमारा आगे क्या होने वाला है, अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करेंगे। पास जो बिल्कुल करेक्टनेस चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। और ये जब से GKMS का इन्होंने चर्चा किया, मैं भी आपसे सहमत हूँ डॉक्टर साहब। GKMS के जितने डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ जो आपके सूचना के बेसिस पर हमारे साइंटिस्ट उसको जो भी सजेशंस देते हैं बड़े अप्रिसिएटिव हैं, और लोगों आके हम लोग को बताते हैं। क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी में कह दिया हूँ कि 4 बजे अगर कोई फार्मर आए किसी हालत में आए तो उसको कहीं नहीं रोकना है, मेरे पास आके मेरे को अपनी बात करें। तो हर एक तरफ से हम लोग को एक फीडबैक इस तरह का बहुत अच्छा मिल रहा है कि GKMS रियली अच्छा कर रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन को कम्युनिकेट किया था कि कुछ और जिले में ये शायद GKMS देने का सोच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे डॉक्टर वदूद ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं इन्हीं की बात को दूसरे तरह से कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे ह्यूमन हेल्थ में ICU होता है, इंटेंसिव केयर, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। अगर कोई पेशेंट जाता है, नॉट नेसेसरली ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, मे बी 2, 3, 4, 5। इसी तरह की व्यवस्था हमारे कृषि में भी करनी होगी। इस पर हम अपने राज्य में भी, हमारे जब मीटिंग में मैं गया था तो इस बात को रिपीट किया था, और हमारे डॉक्टर वदूद ने ही बताया। जो कंटीजेंसी प्लान आज डॉक्टर MS यादव बताए हैं और हमारे यूनिवर्सिटी में भी लोग बताते हैं, क्या उस कंटीजेंसी प्लान हम अपने किसान को देने की स्थिति में है? नहीं। ये विश्वविद्यालय के बस का नहीं है। इसके लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं आती और एक हम डिसीजन लें कि इतना इस क्रॉप का हमको सीड चाहिए, अगर जरूरत है वेरी गुड, अगर जरूरत नहीं हुई तो लोकल मार्केट में बिक जाएगा। ये इस तरह का शॉक एब्जॉर्बर, यूनिवर्सिटी के पास उतना बफर पैसे भी नहीं है, बफर फैसिलिटी भी नहीं है, यूनिवर्सिटी शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास हमारे साथ जुड़े तो जरूर हम लोग कर पाएंगे। एक ये भी, इस पर भी हम 2 कुलपति यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इस दिशा में प्रयास कोशिश किया है, नॉट नेसेसरली कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन आपको भी जब भी जहाँ मौका मिले, आई थिंक सारे हमारे जितने किसान भाई हैं, हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे KVK के भी हमारे साइंटिस्ट हैं, आप इससे एग्री करें। दूसरी चीज़ बड़ा अलार्मिंग, डॉक्टर वदूद, अगेन आई मस्ट थैंक यू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन। आई वाज जस्ट मेकिंग अ नोट ऑफ इट एंड जस्ट 2-3 डेज आफ्टर मैं भी अपने यहाँ के मौसम वैज्ञानिक को कहूँगा इस तरह का डेटा हमारे पास प्रेजेंट करो, और तब हम लोग भी देखेंगे कि हमको आगे आने वाले दिनों में क्या। एक कमेटी बनाई गई जिसमें डॉक्टर वदूद इसके एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट शायद नहीं मिला होगा, मिल जाएगा, बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसको ध्यान से पढ़ें। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई सिचुएशन आए, और शायद आएगी भी नहीं। जैसे सब लोग कह रहे हैं, हमारे मेट्रोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि 27 जुलाई के बाद में एक अच्छी रेंज आएंगी, नहीं तो 2-4 दिन बाद आ जाएंगी। एक अच्छी रेनफॉल आए और हमारा अच्छा प्रोडक्शन रहे। बट इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमें ऐसा कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये विश्वविद्यालय प्रदेश का एक इकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ पे हमारे वैज्ञानिक हैं और बहुत ही काबिल वैज्ञानिक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। उनको हमेशा, और इंटेलेक्चुअल्स लोग हमेशा देश को और समाज को एक नई दिशा दशा और एडवांस में फोरकास्टिंग करते हैं, और उसकी क्षमता भी रखते हैं, और करना भी चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आने वाली है
और हमें पहले से एहसास है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, उसका ये एक प्रयास है। लंदन में हमारी मेट्रोलॉजी जो लैब है ये अच्छी है, IMD हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। मगर मैंने देखा है लंदन में आप कभी जाओ तो किसी होटल में भी रुको तो सुबह सुबह वो एक लिस्ट दे देते हैं मॉर्निंग में, और बता देते हैं कि 12:50 पे आपको साउथ लंदन में रेल्स होंगी या 12 बजे आपको साउथ हॉल में रेल्स होनी है। टाइमिंग तक बता देते हैं, इतने बजे अगर आपको जाना हो तो छाता लेके जाना। तो हमें उम्मीद है कि किस दिन ऐसा हमारा हो जाएगा कि जिस दिन हम ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि अब रियल में ये होने वाला है, तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइज फिर ना करनी पड़े। नहीं होने वाला हो तो भी हम करे रहते हैं एडवांस प्लानिंग, होने वाला है कि नहीं होने वाला, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इस पर हमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी तक की जो सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर वदूद साहब ने बताया भी, डॉक्टर रोसिया साहब ने बताया कैसे हाउ टू मिटिगेट दी रेन फ्लड सिचुएशन या ड्राउट फ्लैग सिचुएशन, वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया, उसके लिए हम बहुत सबका आभार प्रकट करते हैं। कंटिजेंसी प्लानिंग में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 7 लाख हेक्टेयर से रेन फ्लड जो पैडी हमारा अपलैंड पैडी है उसको रिड्यूस करके हम 2 लाख तक ले आए। तो मैं सभी अपने जो JRS के वैज्ञानिक हैं या जो KVK के हमारे KVK के खासकर जो हमारे होनहार वैज्ञानिक हैं वो इस पर अच्छे से ध्यान दें कि कैसे कैसे एरिया को और रिड्यूस करते ले जाना है और अगले 10 साल में हम इसको 0 तक पहुंचा दें और उसको रिप्लेस करें। जो हमारी जो डॉक्टर साहब सीनियर साइंटिस्ट रिसर्च करके बता रहे हैं पैडी कैसे अपलैंड राइस को हम मेज के साथ में या मड़ुआ के साथ में या ज्वार के साथ में या अदर पल्सेस के साथ में कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी सोच के साथ में फार्मर्स को हम एडवाइस करें। एक और चीज़ हमने उभर के आई है कि हम चाहते हैं कि फार्मर्स हमारे विश्वविद्यालय में आए और वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है फार्मर करते हैं और वैज्ञानिक उसका नामकरण करते हैं। पहले वो रियल में काम फार्मर के लेवल पे हो जाता है, हम उसके बाद में पोस्टमार्टम करके उसको सिस्टम में डालते हैं। तो ऐसा हम सिस्टम डेवलप करने वाले हैं कि हमारे जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं, जो उन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप की हैं, टेक्नोलॉजी या नॉलेज डेवलप किया है, वो हमारे बच्चों के बीच में आकर के शेयर करें। इसके लिए हम सारे अपने जो किसी KVK हैं उनके वहाँ के जो हेड हैं उन सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने अपने ज़िले के 10-10 इनोवेटिव फार्मर्स के नाम और उन्होंने क्या इनोवेशन किया है, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है, उनको लेकर के जरूर विश्वविद्यालय को भेजें और ये काम अगले 15 दिनों में आइडेंटिफाई करके कर दें विदाउट एनी बायसनेस। क्योंकि उनको बच्चों के बीच में ये ध्यान नहीं रखना है कि उसको आता है कुछ कि नहीं आता है, बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। वो जो भी भाषा में जानते होंगे, अगर उन्होंने कोई इनोवेशन किया है, टेक्निक उन्होंने डेवलप की है, उनको नॉलेज है, तो हम अपने बच्चों के बीच में हम चाहेंगे कि उनको बुलाएं और बच्चों के सामने वो अपनी सक्सेस स्टोरी को रखें। ऐसा अगले 15 दिनों में एक बार वो अपनी लेवल पर दिखवा लें, देख लें और कोशिश हम करेंगे कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग ही ऑर्गेनाइज कर लें कि हमारा जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगले 20-25 साल के लिए जो बन रही है वो उसमें ठीक डाला गया है या कोई चेंज चाहते हैं हमारे वैज्ञानिक, तो उसको अभी देख लें। नहीं तो फिर बाद में सब यही बोलते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, हमसे पूछा ही नहीं गया, पता नहीं क्या बना दिया गया पॉलिसी। तो एक बार देख लें, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, पहले 30 जून थी, अभी तक डेट बढ़ गई है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। तो मैं सारे वैज्ञानिकों को ये जरूर गुजारिश करूंगा कि ये PMO की वेबसाइट पे है, HRD की वेबसाइट पे है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वेबसाइट पे है। हमने काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा भी है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि सब लोगों को सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी भेज दूं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर DN सिंह सर, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर KK सिंह, different team directors, delegates from KVK and ICR, आज सब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक दिवसीय झारखंड राज्य के जिले आकस्मिक कृषि योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो आज समसामयिक विषय है जिसपे सोचने की जरूरत है
और ये हम जो देख रहे हैं कि मानसून का मूड कैसे बदल रहा है खरीफ के समय में, और तापमान का मूड बदलता है रबी के समय में, वो उस समय इस चीज की काफी आवश्यकता हो जाती है। सबसे पहले हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे अपने माननीय कुलपति डॉक्टर आर.एस. कुरीन जी को, जिन्होंने इस तरह का एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे आयोजन किया। ये कार्यशाला राज्य स्तरीय नहीं बल्कि जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और इवन पंचायत स्तरीय पे भी होनी चाहिए, इसकी हम कामना करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं डॉक्टर A.K. सिंह, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का, जिन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ भी जो वैकेंसी है KVK में एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट की जितनी ज़रूरत है इस बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में, उसको जितनी जल्दी हो सके उसमें बहाली की ज़रूरत है, ताकि किसानों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और